हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? तो डिफ्लेशन बेसिकली क्या होता है, जब जो गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, इनके प्राइजेस जो नॉर्मल प्राइस हैं उससे प्राइजेस कम हो जाते हैं, तो हम उसको डिफ्लेशन कहते हैं। जो नॉर्मल प्राइस होते हैं कमोडिटीज़ के, गुड्स के, सर्विसेज के, उससे जब ज़्यादा प्राइस हो जाती है तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब ये इन्फ्लेशन नेगेटिव में जाने लगता है, जब प्राइस है उससे नीचे जाने लगता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेशन यही होता है बेसिकली। ये रिलेटेड होता है कॉन्ट्रैक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द मार्केट। इकोनॉमी में, मार्केट में जब मनी सप्लाई और क्रेडिट जो है वो कम होने लगता है, तो इस चीज़ से रिलेटेड है ये, तो डिफ्लेशन आता है। ठीक है, डिफ्लेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कई जगह ये बेनिफिशियल है और कई जगह ये अच्छी नहीं है। ये बेसिकली कंज्यूमर्स के लिए तो बहुत सही होती है, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इकोनॉमी है, उसके लिए इतना सही नहीं होता है। बेसिक सी ये बात है। तो डिफ्लेशन जो है बेनिफिट करता है कंज्यूमर्स को, ये मैंने भी बताया। और डिफ्लेशन के टाइम पे परचेजिंग पावर जो है करेंसी की, वो बढ़ जाती है। डिफ्लेशन के बेसिकली कॉजेज़ क्या-क्या हैं? डिफ्लेशन तो समझ आया ना कि क्या होता है। तो डिफ्लेशन के कॉजेज़ क्या-क्या हैं? प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। कॉजेज़ क्या-क्या हैं? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो पता है इसमें क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होते हैं, तो ये इसकी वजह से प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से प्राइसेज़ जो है वो कम हो जाते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है बहुत ज़्यादा, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं, तो जो जितनी सप्लाई हो रखी है उसको पूरा ख़त्म करना है, तो उसके लिए प्राइसेस को कम कर दिए जाते हैं कि लोग इसको ले लें। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये हो गया। और जो कंपनीज़ हैं, मान लो 4 कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, और ये चारों सेम प्रोडक्ट्स बना रही हैं और सेल कर रही हैं, तो ये चाहेगी कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, ये चाहेगी मेरा प्रोडक्ट बिके, ये चाहेगी ये अलग चाहेगी, मतलब सब चाहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो इसके चक्कर में क्या करेंगे, प्राइसेस को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और इससे कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी को बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है, और इन प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेशन की एक वजह तो ये हो गई कि लोग सोचते हैं, कंपनी सोचते हैं कि हम अपने प्राइसेस कम कर देंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक कॉज तो ये हो गया डिफ्लेशन का। और दूसरा, जब शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाता है इन सर्कुलेशन, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी। जब पैसे का सर्कुलेशन मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कम हो जाता है, मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ रखा है, तो मार्केट के अंदर लोग बोरो ही नहीं करेंगे, तो स्पेंडिंग नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी हो जाएगी, सर्कुलेशन उतना हो ही नहीं रहा, तो उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्राइजेज जो है रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और डिक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज़ होती है तो भी डिफ्लेशन होता है। डिमांड हो ही नहीं रही लेकिन सप्लाई हो रखा है, या डिमांड बिल्कुल है ही नहीं, तो लोग सोचेंगे कि हम प्राइजेस कम कर दें तो डिमांड बढ़ेंगे। ठीक है, और प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। रेसेशन होता है, तो रेसेशन में लोग सोचते हैं कि हम सेविंग्स ज़्यादा कर लें, आगे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहता है एंड ऑल, ये सब कुछ होता है, तो लोग सोचते हैं कि हम सेविंग्स ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, और इसकी वजह से क्रिकेट डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कंज्यूमर की डिज़ायर है, मान लो वो चाहते ही हैं कि हम सेविंग्स करें, तो भी जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन हो जाती है, मतलब कि क्या, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोग बोरो नहीं कर पाते, और बोरो नहीं करेंगे तो स्पेंडिंग नहीं होगी, तो स्पेंडिंग नहीं होगी तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, और इसकी वजह से डिफ्लेशन होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट फेलियर के टाइम पे भी डिफ्लेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज़ थे डिफ्लेशन होने के। डिफ्लेशन होने की वजह, मतलब जो नॉर्मल प्राइस है उससे प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो ये सारे वजह जिसकी वजह से प्राइसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये प्राइसेस तो कम हो गए, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स मार्केट में क्या होते हैं, या फिर इकोनॉमी में ये डिफ्लेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? जो नॉर्मल रेगुलर प्राइस है उससे ज़्यादा, मतलब उससे प्राइसेस एकदम गिर गई हैं, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, होता क्या है, जो कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा कम हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस प्राइस पे सोचा था बेचने को, उस प्राइस पे तो चीज़ें बिकी ही नहीं है, प्राइसेस कम पे बिके, तो कंपनी जो होगी उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा, वो लॉस में जा रही होगी, तो वो अपना कॉस्ट कम करने के लिए लेबर्स को तो निकालेगी, और लेबर्स निकले, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लेबर्स को अब वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो ये डिमांड कम करेंगे। अब कोई खरीदना तो चाहेगा नहीं, वो सेव करना चाहेगा, तो ये लोग सेव करेंगे, तो डिमांड और भी कम हो जाएगी, तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते रहता है, एम्प्लॉयमेंट का कोई स्कोप नहीं बचता है, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है बिल्कुल। अब जब डिमांड हो ही नहीं रहा है तो एक्टिविटीज़ आएंगी भी तो कहाँ से आएंगी? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, तो जो अनएम्प्लॉयड हैं वो चाहेंगे कि हम सेव कर वो चाहेंगे कि हम सेव कर लें,
तो इन्होंने डिमांड करा नहीं, और तो कंपनीज खुद बनाएंगी नहीं, तो डिमांड हो नहीं रही है, परचेजिंग नहीं हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ होना हुआ मतलब। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं। जो रियल वैल्यू ऑफ डेप्ट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। डिफ्लेशन जो है एसोसिएटेड किससे होता है, मतलब इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। जब डिफ्लेशन होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, और इसकी वजह से क्या होगा, इट विल कॉज एन इंक्रीज इन द रियल वैल्यू ऑफ डेप्ट। कर्ज का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू डिफर देयर स्पेंडिंग। या तो वो कम कर देंगे स्पेंडिंग अपनी, या तो डिफर दूसरी दूसरी जगह करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट्स ड्रॉप होंगी। स्टॉक मार्केट ड्रॉप कैसे होगी, किसी ने मान लो पैसा लगाया, उसका प्राइस इतना प्राइस उसने लगाया, तो वो सोचेगा ना कि अब मेरे को, मैं इसको इस बढ़े हुए प्राइस पे बेचूँ। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस तो कम हो जाती है, तो इसको लॉस हुआ। तो ऐसे सिर्फ इसको तो नहीं होगा, प्राइसेस अगर ड्रॉप हुई हैं तो बहुत सारे लोगों को होगा, तो स्टॉक मार्केट इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है। तो ये इसके कुछ कॉजेज़ और कुछ इफ़ेक्ट्स देखे हमने। अब हम देखने वाले हैं कंट्रोलिंग मेजर्स, हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो हम मनी सप्लाई को बूस्ट करके, जैसे गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को कम कर दे और पब्लिक एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दे, तो मार्केट में पैसे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और मनी सप्लाई बूस्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैनेज फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट जो है बम्प अप कर रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर और कट कर रही है, टैक्सेस कट कर रही है, तो इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी बढ़ा है। और बूस्ट मनी सप्लाई का एक और ये है कि जो गवर्नमेंट है या जो फेडरल रिजर्व्स है वो ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ वापस से खरीद लें मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीका ये, दो तरीके उसके हो गए। और फिजिकल पॉलिसी मेंटेन करना, मतलब कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है और टैक्सेस को कम कर रही है, तो इस तरीके से मार्केट में पैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो मार्केट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट बोरोइंग ईजियर करो, मतलब कि इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाए तो मार्केट बोरोइंग होगा, फिर लोग स्पेंड करेंगे, फिर मार्केट में मनी सर्कुलेशन होगा सही से। तो ये कुछ इसके मेजर्स थे। तो इतना ही रहा मेरे साइड से आज। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।